हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो आइए बच्चों, आज पढ़ लेते हैं हम कारक के विषय में। कारक कारक संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से बताते हैं। कारक को प्रकट करने के लिए कुछ चिन्ह लगाए जाते हैं, जिनके अभाव में वाक्यों का अर्थ पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं होता। आइए चित्रों के माध्यम से और वाक्यों के माध्यम से जानें। 3 चित्र हमारे सामने हैं। पहले चित्र में दीदी भजन गाया, दीदी ने भजन गाया। दूसरे चित्र में वह पेन लिखती है, स्पष्ट नहीं हो रहा, वह पेन से लिखती है। अब वाक्य पूरी तरह स्पष्ट हुआ। अब तीसरे चित्र में दिव्या कमरे सो रही है, स्पष्ट नहीं हो रहा, दिव्या कमरे में सो रही है। अब वाक्य स्पष्ट हो रहा है। तो बच्चों, इन उदाहरणों में पहले वाक्यों का अर्थ ठीक से समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन दूसरे वाक्यों में रंगीन शब्दों जैसे कि ने, से तथा में का प्रयोग करने से वाक्यों का अर्थ पूर्ण रूप से स्पष्ट हो गया। ये शब्द संज्ञा व सर्वनाम का संबंध वाक्यों की क्रियाओं तथा अन्य शब्दों से बता रहे हैं। ये कारकों के परसक या विभक्ति चिन्ह हैं। इस प्रकार संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों विशेषकर क्रिया से जाना जाता है, उसे कारक कहते हैं। आइए कारक के अब भेद जान लेते हैं। तो कारक के 8 भेद होते हैं तथा प्रत्येक कारक का एक निश्चित परसक या विभक्ति चिन्ह होता है। सबसे पहला है कर्ता कारक, इसका विभक्ति चिन्ह है ने। दूसरा कर्म कारक, को विभक्ति चिन्ह है इसका। तीसरा करण कारक, इसका विभक्ति चिन्ह से के द्वारा है। चौथा है संप्रदान कारक, इसका विभक्ति चिन्ह को के लिए है। पांचवा अपदान कारक, विभक्ति चिन्ह से अलग होने का बोध। संबंध कारक, विभक्ति चिन्ह है काके की और रारेरी। सातवां है अधिकरण कारक, इसका विभक्ति चिन्ह है में पर। और आठवां है संबोधन कारक, इसका विभक्ति चिन्ह है हे अरे। चलिए अब विस्तार पूर्वक कारकों को जान लेते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे हम कर्ता कारक के विषय में। जो पहला कारक है, तो क्रिया करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। जैसे सुनैना ने चित्र बनाया, तो इस वाक्य में चित्र बनाने का काम सुनैना ने किया, अतः सुनैना कर्ता कारक है। कर्ता कारक का परसक ने है। कभी कभी कर्ता कारक में ने परसक का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे सुनैना हंस रही है, इसमें तो इसका चिन्ह है ही नहीं ने, लेकिन फिर भी यहां पर कर्ता कारक है। दूसरा है कर्म कारक, अर्थात वाक्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द पर क्रिया का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे सोनू ने दीपक को मारा, तो इस वाक्य में मारने की क्रिया का फल दीपक पर पड़ रहा है, अतः दीपक कर्म कारक है। कर्म कारक का परसक को है। कुछ वाक्यों में 2 कर्म होते हैं। जैसे माँ बच्चे को दूध पिलाती है, तो इस वाक्य में बच्चा और दूध 2 कर्म हैं। तीसरा है करण कारक, अर्थात वाक्य में कर्ता जिस साधन से कोई काम पूरा करता है उसे करण कारक कहते हैं। जैसे हिमांग गिलास से पानी पी रहा है, तो इस वाक्य में गिलास की सहायता से पानी पीने का काम हो रहा है, अतः गिलास करण कारक है। करण कारक का परसक से है। कभी कभी करण कारक में के द्वारा का भी प्रयोग होता है। जैसे सुमन बस के द्वारा बनारस गई, अर्थात इसमें साधन का प्रयोग होता है, तो साधन बस है, तो यहां पर करण कारक है। चौथा है संप्रदान कारक। तो बच्चों, कर्ता द्वारा जिसके लिए क्रिया की जाती है अथवा जिसे कुछ दिया जाता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे मैंने पापा के लिए पेन खरीदा, मां ने गरीब को खाना दिया। तो बच्चों, पहले वाक्य में पापा के लिए कुछ लिया गया है, जबकि दूसरे वाक्य में गरीब को कुछ दिया गया है, अतः पापा और गरीब संप्रदान कारक है। संप्रदान कारक के परसक को तथा के लिए है। पांचवा कारक है अपादान कारक। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होने या तुलना करने का भाव प्रकट हो उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे पेड़ से आम गिरा, प्रिया रीना से अधिक बुद्धिमान है। तो पहले वाक्य में पेड़ से आम अलग हो रहा है और दूसरे में प्रिया की तुलना रीना से हो रही है, अतः पेड़ और रीना अपादान कारक है। अपादान कारक का परसक से है।
छठा है संबंध कारक। बच्चों, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु का दूसरे व्यक्ति या वस्तु के साथ संबंध प्रकट हो उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे यह विनय की पुस्तक है, मेरा भाई बाजार गया है। तो पहले वाक्य में विनय का संबंध पुस्तक से और दूसरे में मेरा का संबंध भाई से प्रकट हो रहा है, अतः विनय और मेरा संबंध कारक है। संबंध कारक के परसक का, के, की तथा रा, रे, री हैं और सातों हैं अधिकरण कारक। अर्थात संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, पुस्तक मेज पर रखिए। तो पहले वाक्य में क्रिया का आधार पार्क और दूसरे में मेज है, अतः पार्क और मेज अधिकरण कारक हैं। अधिकरण कारक के परसक में और पर हैं। और आठवां और अंतिम कारक है संबोधन कारक। तो बच्चों, जिन शब्दों का प्रयोग किसी को पुकारने, ध्यान आकर्षित करने या चेतावनी देने के लिए किया जाता है उन्हें संबोधन कारक कहते हैं। जैसे कि अरे तुम कब आए, हे ईश्वर सब पर दया करो। तो पहले वाक्य में अरे तथा दूसरे में हे ईश्वर शब्दों से संबोधन का बोध हो रहा है, अतः अरे व हे ईश्वर संबोधन कारक है। संबोधन कारक के परसक हे तथा अरे हैं। तो ये तो हमने जान लिया 8 कारक। अब हम जानेंगे संप्रदान कारक और कर्म कारक में अंतर, क्योंकि दोनों की विभक्ति एक ही होती है। तो बच्चों, संप्रदान और कर्म दोनों ही कारकों में को परसक का प्रयोग किया जाता है। जहां देने का भाव होता है वहां संप्रदान कारक, तथा जहां कर्म पर क्रिया का फल पड़ता है वहां कर्म कारक होता है। जैसे मम्मी ने भिखारी को कंबल दिया, यहाँ कुछ दिया गया तो संप्रदान कारक है। मम्मी ने भिखारी को पुकारा तो यहाँ कर्म किया जा रहा है, तो यहाँ पर कर्म कारक है। दूसरा जानेंगे करण कारक और अपादान कारक में अंतर। इनकी भी परसक चिन्ह सेम है। जैसे कि करण और अपादान दोनों कारकों में से परसक का प्रयोग होता है। जहां साधन के अर्थ में से परसक का प्रयोग हो वहां करण कारक, तथा जहां से परसक अलग होने का भाव प्रकट करे वहां अपादान कारक होता है। जैसे वह पेन से लिखता है, अर्थात इसमें साधन का प्रयोग किया गया। कौन सा साधन है? पेन, तो यहाँ पर करण कारक है। पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, अब पत्ते पेड़ से गिरकर अलग हो गए, अलग होने का भाव, तो यहाँ पर अपादान कारक होगा। तो बच्चों, आपको कारक अच्छे से समझ में आए होंगे, ये मुझे पूरी उम्मीद है। लेकिन एक बार आपके अभ्यास के लिए इस अध्याय को हम दोहरा लेते हैं। तो बच्चों, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों को विशेषकर क्रिया से जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण तथा संबोधन कारक। करण कारक का परसक से है, किंतु कभी कभी इसमें के द्वारा परसक का भी प्रयोग किया जाता है। कर्ता द्वारा जिसके लिए क्रिया की जाती है अथवा जिसे कुछ दिया जाता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है बच्चों, कारक आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अब आपने सारे कारकों को अच्छे से पढ़ना है, उनके विभक्ति चिन्हों को भी याद करना है, तभी आप इसमें निपुण बन पाएंगे। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।